बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। जंग टाइम के साथ मैं मोहम्मद अकमल मलिक। मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से बहुत बात हो रही है और इस पे यकीनी तौर पे हाँ, हुकूमती जो मशीनरी है वो भी काम कर रही है, सरकारी इदारे भी काम कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो एक चीज़ हम समझते हैं कि जिसमें हम थोड़ा सा पीछे हैं या हम कह सकते हैं कि हम उसमें लैग कर रहे हैं, तो वो हम समझते हैं कि आगही नहीं है हमें कि मौसमियाती तब्दीलियों के क्या असरात होते हैं। सिर्फ क्या इसका असर समूह या इंसानी सेहत पे पड़ समूह की वजह से इंसानी सेहत पे पड़ रहा है? क्या ये सिर्फ जहरीला धुआं जो है ये इंसान की सेहत पर असरअंदाज हो रहा है या इसके और भी कुछ अवामिल हैं? यकीनी तौर पे ये एक ऐसा मसला है जो आइंदा आने वाले चंद सालों में हमारे लिए एक गंभीर सूरत हाल अख्तियार कर सकता है। तो इस हवाले से हमने ये जानने की कोशिश की। यकीनी तौर पे बात इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो स्मोग है या जो जहरीला धुआं है या जो जहरीली फिजा है इससे बहुत सारे इंसानों में बीमारियां फैल रही हैं। लेकिन इसके बावजूद इसके साथ साथ जो है ये जो मौसमी तब्दीलियां हैं ये हमारी ज़मीन पर भी बहुत गहरे असरात मुरतब कर रही हैं और आने वाले चंद सालों में इससे हमें फूड सिक्योरिटी यानी कि खुराक की कमी का भी सामना हो सकता है। वो किस तरह हो सकता है? तो इसके लिए बात ये है कि अगर हम बहुत सारी चीज़ों पे बात कर रहे हैं ना, तो हमें उसके साथ-साथ इसकी आगाही भी देनी चाहिए। जैसे मौसमारी तब्दीलियाँ हैं, तो हमने ये सोचा कि इस हवाले से हम बात करें, तो हमने रुख किया गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज जंग का, जिसे गवर्नमेंट कॉलेज जंग कहा जाता है। और वहाँ पे हम ज्योग्राफिया की बीएस की क्लास में गए और वहाँ पे हमने ये देखा कि किस हवाले से जो लेक्चर्स हैं वो बच्चों को दिए जा रहे हैं। और हमने ये कोशिश की और उसमें कुछ सवालात भी हमने किए प्रोफेसर साहिबान से कि ये जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं ये हमारी ज़मीनी यानी कि जो ज़मीन है जहाँ से हम अपनी खुराक हासिल करते हैं, यानी कि जो हमारी ज़राअत है, जो हमारी ज़मीन है, जो हमारी ज़राई पैदावार है, वो इससे किस तरह मुतासिर हो रही है। तो इस हवाले से हमने गवर्नमेंट कॉलेज जंग का रुख किया और वहाँ पे जो प्रोफेसर साहिबान हैं जो क्लास में मौजूद थे, फिर हमने उनकी क्लास में लेक्चर को भी जो है ना रिकॉर्ड किया और इस हवाले से कुछ सवालात बच्चों से भी हुए कि इनमें फ़र्क क्या है और ये मौसमियाती तब्दीलियों में और इन्वायरमेंट में क्या फ़र्क है। तो इस हवाले से हमने एक प्रोग्राम रिकॉर्ड किया है, तो हम आपको दिखाते हैं। और इसकी बुनियादी वजह ये थी कि हम ये चाह रहे थे कि जो आगाही का एक सिलसिला है उसको हम शुरू करें और द जंग टाइम्स के प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह ताला हम ये कोशिश किया करेंगे कि हर हफ्ते इस हवाले से भी एक प्रोग्राम किया करें जिसमें आपको फ़िज़ाई आलूदगी के साथ सूती आलूदगी जो है, ज़मीन की जो नशो पैदावार है, जो हमारे असरात हैं, हमारे पास पानी पे असरात हो रहे हैं, हमारे पास जो सेहत पे मौसमी तब्दीलियों के असरात हो रहे हैं। तो इसके साथ-साथ हम ये भी बताएँगे आपको कि सरकारी इदारे इस हवाले से क्या कर रहे हैं और कौन से ऐसे इनिशिएटिव हैं जो हमें ज़ाती तौर पे भी लेने चाहिए। अच्छा, एक बात और भी है जो हम अक्सर मैं समझता हूँ कि हम इसमें बहुत कमी का शिकार हैं कि हम खुद भी हमें कुछ करना चाहिए। ये नहीं कि हम तमाम चीज़ें सरकारी इदारों पे छोड़ दें और उसके बाद बैठ जाएँ। कुछ चीज़ें हमें खुद भी करनी है कि हमने अपने बचाव के लिए खुद भी इक़दामात करने हैं। तो इस हवाले से हम आपको एक ये प्रोग्राम दिखाते हैं, जो हमने गवर्नमेंट कॉलेज जंग के बीएस के ज्योग्राफिया डिपार्टमेंट में क्लासरूम में रिकॉर्ड किया है। तो आइए देखते हैं। देखो ना, ये अब क्या किया जाए, बैठो। मौसम, हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, क्लाइमेट तो बाद की बात है, क्लाइमेट बहुत दूर है मौसम से। मौसम तो इंटर का सवाल है, मैट्रिक की मुअशरती उलूम में भी कहीं होगा, ठीक है। उस आसान अल्फाज में समझाने के लिए बल्कि लिख लें, किसी मकाम पर, ये याद होना चाहिए, किसी मकाम पर चंद घंटों के लिए, चंद घंटों का लफ्ज इस्तेमाल करना जरूरी है। किसी मकाम पर चंद घंटों के लिए दर्जा हरारत, कौमा, हवा का दबाव, हवा की रफ्तार, बारिश व नमी की कैफियत को मौसम कहते हैं, ठीक है। किसी मकाम पर चंद घंटों के लिए, मैं आपको यानी समझाने के लिए आसान उर्दू में आपको मैं ये बात बता रहा हूं ताकि द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर
एयर प्रेशर, wind direction, precipitation and moisture, few hours at a place. एट ए प्लेस होता है, दोपहर को और होता है, शाम को और होता है, इशा के वक्त और होता है, आधी रात को और होता है, सहरी के वक्त और होता है। तो उसके लिए क्या चीज मैंडेटरी है याद रखनी कि चंद घंटे और कैफियत, इन चार चीजों की पांच की। दीज आर मेजर एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। एलिमेंट्स मीन जिससे कोई चीज बनती है। समझाने के लिए जैसे ये रोस्ट्रम पड़ा है डाइस, ये बना है लकड़ी से, पॉलिश से, कील से, इसके एलिमेंट्स है। तो आबो हवा इसकी चंद घंटों के लिए कैफियत को हम कहते हैं मौसम। अब क्लाइमेट कैसे बनती है? क्लाइमेट इज एवरेज वेदर कंडीशन फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो वेदर तो हो गया जी, वेदर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, एयर प्रेशर एटसेट्रा, इसकी काफी मिसालें हैं। फॉर फ्यू आवर्स, ये जरूरी है, फॉर फ्यू आवर्स एट ए प्लेस, ये बन गया जी हमारा वेदर। अब ये चंद घंटों के लिए। अब क्लाइमेट इससे बड़ा कंसेप्ट है। क्लाइमेट इज इक्वल टू एवरेज वेदर कंडीशन फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो हम इसको रियाजी की जुबान में भी आपको आसान समझने के लिए बता सकते हैं कि क्लाइमेट इज इक्वल टू वेदर प्लस टाइम। एक लंबे अरसे का मौसम का डेटा लेकर उसकी औसत जो निकलेगी, जो रिजल्ट आएगा, वो उस जगह की आबो हवा कहलाएगी। ठीक है, क्लियर? अब इसमें सवाल ये है कि कितने अरसे का टाइम लिया जाए, तो इसके बारे में मुख्तलिफ नजरियात हैं, मुख्तलिफ थ्योरीज हैं कि कितने अरसे का हम टाइम निकालें। तो आमतौर पर वेदर प्लस 30 to 40 ईयर वेदर कंडीशन, तब जाके क्लाइमेट कैलकुलेट होती है। हम कहते हैं झंग की आबो हवा जो है, आजो सर, झंग की आबो हवा जो है वो मॉडरेट है। तो ये एवरेज हमारे पास इस 30 से 40 सालों के मौसमों का डेटा लेके उसकी एवरेज निकालते हैं और फिर जो कंडीशन आती है वो। अब मौसम चंद घंटों के लिए बदलता है, लेकिन आबोहवा अगर बदलेगी तो 30-40 सालों के बाद बदलेगी। ठीक है ना, क्योंकि एवरेज वेदर कंडीशन है। इससे हम रूए जमीन की क्लाइमेटिक जोनिंग करते हैं कि कितने जोन्स हैं, कितनी किस्म की क्लाइमेट है। हम सब ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं तो पाकिस्तान की आबो हवा जो है वो यानी ना सवियर ड्राई है, ना सवियर हुमिड है, ना सवियर कोल्ड है। तो इसको यानी मॉडरेट हुमिड क्लाइमेट के रीजन में हम लोग आते हैं, जहाँ जो दर्जा हरारत की कैफियत होती है, हवा के दबाव की कैफियत होती है, प्रेसिपिटेशन की कैफियत होती है, नमी की कैफियत होती है। तो ये सारे एलिमेंट्स, दीज आर 5 मेजर बेसिक एलिमेंट्स। उसके बाद कुछ छोटे छोटे माइनर एलिमेंट्स भी हैं। लैंड फॉर्म्स, जमीन की बनावट, सतह जमीन, साइल की बनावट, वाटर वेजिटेशन कवर, वाटर सप्लाई, ये छोटी छोटी चीजें भी असरअंदाज होती हैं। लेकिन मेजर ये 5 एलिमेंट है जो आपको याद करना पड़ेंगे, उससे क्लाइमेट। मरी का भी है, बड़ा फर्क है। वो मौसम भी बना दर्जा हरारत से। अच्छा, जिस तरह अभी आप बात कर रहे थे कि क्लाइमेट का जो डिफरेंस आप बता रहे थे, अगर हम इस हिसाब से देखें 30-40 सालों का ये एक सफर है जो हम करके आ चुके हैं और आइंदा 30-40 सालों में भी हमें सफर करना है। क्लाइमेट की तब्दीलियों या तब्दीलियों के बारे में बहुत सारे असरात जो हैं जो हमारी ज़मीन पर हो रहे थे। तो इस बारे में मुझे बताइएगा कि आम तौर पे हम बात करते थे धुआं की वजह से ज़्यादा फैल रहा
ساتھ اگر ہم نہیں جا پا رہے ہیں، جو ہماری زمین جس سے متاثر ہوئے، جس سے ہماری معیشت یا فوڈ سیکورٹی متاثر ہوئی ہے، تو کون سی ایسی تبدیلیاں ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہماری زمین میں رونما ہو رہی ہے، جو آئندہ مستقبل میں 30-40 سالوں میں فیس کرنی پڑے گی، اور وہ کیوں؟ جی سر، بہت شکریہ، آپ نے مجھے ایک بڑے اہم ٹاپک پہ بات کرنے کا موقع دیا۔ تو یہ جو ہم کلائمیٹ کا لفظ جب استعمال کرتے ہیں نا، تو اس میں ہم تھوڑا سا نیرو ڈیفائن کرتے ہیں اس کو، اس کا مطلب ہے صرف ہماری جو ایٹماسفیئر کی کیفیت، یعنی ہمارے جو کرہ ہوا کے ارد گرد جو گیشیس غلاف ہے، یہ اس سے بڑا کنسیپٹ ہے کلائمیٹ کا۔ اور یہ جو ہماری کلائمیٹ جب ہم کہتے ہیں پولیوٹ ہو رہی ہے، تو اس کا مقصد ہم صرف لیتے ہیں کہ شاید ہمارا جو ہے ایٹماسفیئر پولوٹ ہو رہا ہے، یہ جو گیشیس انویلوپ اراؤنڈ اینڈ سراؤنڈ دی ارتھ، ہم یہ سمجھتے ہیں۔ تو کلائمیٹک چینج اور پولوشن ایک بہت وسیع کنسیپٹ ہے۔ اس کی ایک یہ چھوٹی سی قسم ہے ایئر پولوشن، پھر واٹر پولوشن ایک اس کی اقسام ہے، تو اس کی ایک قسم سائل پولوشن بھی ہے۔ سائل پولوشن سب سے زیادہ افیکٹ کر رہی ہے ہمارے کراپنگ پیٹرن کو اور ہماری معیشت کو۔ اب پولوشن کا لیول ہم کیا رکھتے ہیں کہ کسی چیز کی جو ایک نیچرل ساخت ہے، جب وہ اس حد تک تبدیل ہو جائے کہ وہ انسانی، نباتاتی اور حیوانی زندگی کے لیے مضر ہو، تو ہم اس کو پھر پولوشن کہتے ہیں۔ اب سوائل پولوشن جو ہے وہ بڑا سیریس میٹر ہے۔ جب ہماری آبادی بڑھی تو ہمارے پاس زمین کم ہو گئی، تو ہم نے اس کو مصنوعی طریقے سے زیادہ پیداوار حاصل کرنے کی کوشش کی، جس میں بہت زیادہ فرٹیلائزیشن ہم نے کی۔ پھر اس کے بعد اور زیادہ پیداوار کرنے کے لیے پیسٹی سائیڈ کا استعمال کیا، بے شمار سپرے کر دیے، ملٹیپل کراپنگ، ایک وقت میں ہم ایک کھیت میں 3 فصلیں لگاتے ہیں، 3 مہینے والی، ایک 6 مہینے والی، ایک سال والی۔ تو اوور گریزنگ، اوور پروڈکشن، جس سے ہماری جو ہے وہ سوائل بھی پولوٹ ہو رہی ہے۔ اب وہ سائل صرف جو ایگریکلچر سائل نہیں ہے، ریزیڈینشل سائل بھی پولوٹ ہو رہی ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ واٹر پولوشن بھی اس کی بہت بڑی اقسام ہے، جس میں ہمارا جو ہے وہ سیوریج کا پانی، وہ ہمارا سارا انڈر گراؤنڈ واٹر پولوٹ کر رہا ہے۔ ابھی ہمارا یہ کیمپس ہے، تو کوئی آپ کو پتہ ہے اس کے ڈرینیج پمپنگ کدھر ہے اور وہ کدھر جا رہا ہے؟ یہ ایک بڑا کانسیپٹ ہے کلائمیٹک چینج اور پولوشن۔ وہ اس میں صرف ایئر پولوشن نہیں ہے سمو، اس میں ہمارا پانی پولوٹ ہو رہا ہے، ہماری سوائل پولوٹ ہو رہی ہے، اس سائل سے ہماری ساری پروڈکشن چینج۔ اب پولوشن کیا ہے؟ ایک کھیت ہمارے پاس ہے، ہم اس کو صاف رکھنا چاہتے ہیں، پرابلم کیا ہے؟ ہم اس کو کوئی کھاد نہیں دیتے، کوئی پیسٹی سائیڈ کا استعمال نہیں کرتے، کوئی اوور گریزنگ، اوور پروڈکشن نہیں کرتے، تو اس کا جو نارمل لیول ہے وہ پیداوار ہی نہیں دیتا۔ تو اس کا مطلب ہے ہماری نیچرل سائل پولیوٹ ہو چکی ہے، آپ کھاد ڈالیں گے تو کچھ پیدا، تو اس سے ہماری پوری معیشت پر اثر ہو رہا ہے۔ ایک بات، اس پولوشن کی وجہ سے جو کلائمیٹ کا اثر ہے، اس میں یہ ہے کہ ہمارا کراپنگ پیٹرن چینج ہو رہا ہے۔ ایک پودے کی جرمینیشن کے لیے اسے جتنا ٹیمپریچر، سن شائن، نمی کی ضرورت ہوتی ہے، وہ نومبر میں جو پوری ہونی تھی، اب وہ پوری ہو ہی نہیں رہی۔ اس سے ہمارے جو ہے وہ کراپنگ پیٹرن لیٹ جا رہے ہیں اور لیٹ ہی ختم ہو رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے موسم دیر سے آ رہے ہیں اور دیر تک ختم ہو رہے ہیں۔ جیسے ہمیں نومبر تک گرمی رہی ہے، اب جب سردی پڑے گی تو وہ پھر ہمیں اپریل تک کھینچے گی۔ تو یہ سارا سائیکل چینج ہو رہا ہے۔ تو سر یہ آپ نے بڑا اچھا بات پوچھی کہ ہم سوائل کو پولیوٹ کر رہے ہیں۔ یہ بھی کلائمیٹک چینج کا ایک حصہ ہے کہ اس کی جرمینیشن کے لیے جتنے بھی آب و ہوا کے اجزاء کی جو مقدار ہے وہ ہماری پوری نہیں ہو رہی اس طریقے سے، تو وہ ہم پھر پوری کرتے ہیں مینول طریقے سے، اس سے ہماری زمین پولیوٹ ہوتی ہے۔ آپ نے بتایا کہ وہ ہم نے کھانے پر استعمال کیا، فرٹیلائزر کیا، پیسٹیسائڈ کیا، تو یقینی طور پہ اس سے جب ہم آگے نکلتے ہیں تو یقینی طور پر ان کے اثرات جو فصلیں اگا رہے ہوتے ہیں ان پر بھی پڑتے ہیں، اس سے میرے خیال انسانی صحت بھی کافی حد تک متاثر ہوتی ہوگی۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو نیچرل فینومینا تھا ہماری پیداوار کا، وہ ختم ہو کے اس آرٹیفیشل فینومینا میں جا چکا ہے، تو وہ جو فصل پیدا ہوتی ہے اس سے انسانی صحت پہ کیا اثر؟ یہ بہت بڑی بات پیک کی سارا آپ نے۔ یہ اوور آل دی ورلڈ یہ مسئلہ اور ہمیں نظر آ رہا ہے اور ہر بندے کو نظر آ رہا ہے۔ یہ جب ہم اپنی ٹیکنالوجی سے پیداوار کو بڑھاتے ہیں
اور پھر اس کو انسان استعمال کرتا ہے تو ہر چیز میں وہ بات نظر آ رہی ہے۔ اب آپ جو آج کی نوجوان نسل ہے اس کو جو اب نسل بوڑھی ہو چکی ہے اس سے کمپیئر کریں ان کی ہیلتھ کے حوالے سے تو واضح اثرات ہے۔ لوگوں کا پھلنا پھولنا جو ہے وہ ایک تو تیزی سے انسان جو ہے وہ ایک لائف کی سٹیج سے دوسری میں داخل ہو رہا ہے۔ مثلا اب میری عمر کے جو بندے ہیں ان کا جو پیریڈ تھا کہ بچپن سے جوانی میں جتنا دیر لگتی تھی یا جوانی سے بڑھاپے میں جتنا سال لگتے تھے، تو آج کے جو نوجوان ہیں ان کا پیریڈ شارٹ ہو گیا ہے۔ بہت بچپن سے جلدی لڑکپن، لڑکپن سے جلدی جوانی اور جلدی بڑھاپا، یہ ہم دیکھ رہے ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے۔ پھر اس کے بعد ہماری ہیلتھ کا جو پروفائل ہے وہ سارا جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ ہر آدمی کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی مرض میں مبتلا ہے، یہ بات ہے۔ پھر اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو پیداوار ہے جو سبزیاں کھاتے ہیں وہ ساری پولیوٹیڈ پانی سے یا فرٹیلائزر سے یا پیسٹی سائڈ سے آتی ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہم فروٹ کھاتے ہیں وہ سارے فروٹ پالشنگ ایک انڈسٹری بن چکی سر، باسی فروٹ لے کے اس کو پالش کر کے مارکیٹ میں لاتے ہیں، یہ ایک انڈسٹری بن چکی ہے۔ تو وہ ہم کھاتے ہیں، اس سے ہماری صحت اور انسانی صحت، ہم جو میٹ کھاتے ہیں ابھی ہم جو برائلر کھا رہے ہیں اس کی خوراک کو آپ دیکھیں، جو پتہ نہیں میرے خیال میں 65 دنوں میں تیار ہونا تھا کم از کم، وہ 15 سے 35 دنوں میں تیار ہو رہا ہے۔ تو اس سب چیز پر اس کا جو ہے وہ اثر ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو یہ صرف یہ انسانوں پر نہیں، یہ حیوانوں میں بھی یہ اثر ہے، یہ نباتات پہ بھی یہ اثر ہے، اور ہماری پروڈکشن پہ بھی یہ اثر ہے۔ تو جو نیوٹریشن کا لیول ہوتا ہے کھانے پینے کے لیے، وہ نیوٹریشن کا لیول تیزی سے چینج ہو رہا ہے اور وہ نیوٹریشن کا لیول پورا نہیں ہوتا۔ تو نیوٹریشن جو بنیادی خوراک کے اجزاء ہوتے ہیں جس میں جسم کو انرجی دینی ہے، اتنے ہائیڈریٹ چاہیے، اتنے فیٹس چاہیے، اتنا سالٹ چاہیے، اتنے پروٹین چاہیے، تو وہ ہماری جو نیوٹریشن ہے وہ ساری ڈسٹرب ہو رہی ہے، اور وہ جو نیچرل جو اس کا نارم تھا وہ سارا ڈسٹرب ہو رہا ہے، اس وجہ سے کہ ہم یہ پولوشن اور کلائمیٹک چینجز سے ہماری جو فصلیں ہو رہی ہیں اس کی جو نیوٹریشن ہے وہ بھی پولیوٹ ہو گئی۔ جی سر۔ جی واقعی یہ اب یہ ہمارا مسئلہ نہیں، پوری دنیا کا مسئلہ ہے اس کو حل ڈھونڈنے کے لیے۔ سر اس کا جو اکیڈمک فریم ورک میں تو بڑے حال لکھے پڑے ہیں، جو لکھے پڑے، مثال کے طور پر 2013 میں اقوام متحدہ کا مختلف ڈیلیگیشنز اور کانفرنسز ہوئی کہ یہ جو گلوبل چیلنجز ہیں خاص طور پر انوائرمنٹ کے حوالے سے اور کلائمیٹک چینج اور پولوشن کے حوالے سے، اس کا حل کیا ہے؟ تو اس میں پورے جو گلوبل چیلنجز ہیں لسٹ کیے گئے تھے، بڑی لمبی لسٹ ہے، اس میں 30واں نمبر ہے کلائمیٹک چینج کا۔ تو پوری دنیا کو وارن کیا گیا اور ان سے سجیشن بھی لی گئی کہ کائنڈلی اس کا اپنا اپنا ملک حل نکال کے یا پریزنٹیشن دے تاکہ ہم اس کام پہ پہنچیں۔ تو اب یہ ایک فنومنا، ایسا فنومنا ہے کہ ہر بندہ اس سے انٹریکٹ ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے اس کو مینیمائز کرنے کے لیے ہر بندہ انٹریکٹ کرے گا تو کچھ ہوگا، صرف ایک ایجنسی یا ایک ڈپارٹمنٹ یا گورنمنٹ اس سے یہ حل نہیں ہوگا۔ اس کو سوشل سیکٹر میں ہمیں اس پہ امپلیمنٹیشن کرنی پڑے گی، یعنی ہر بندہ اپنے لیول کا اس میں حصہ ڈالے۔ اس کی یہی چیز ہے کہ ہماری جو ضروریات ہیں، جو ہماری خواہشات ہیں، اس کو ہم کم سے کم ڈیپینڈ کریں پولوٹینٹ سے، جس سے پولوٹینٹس پیدا نہ ہوں، وہ آپ اکانومی بنائیں یا وہ موڈ آف لائف آپ وہ بنائیں۔ ہم تیزی سے دھواں چھوڑ دیتے ہیں، مثلا جیسے گھر میں جو ہے فیول برننگ سے، تو سب سے بڑا جو ہے وہ ہمارے ہاں جو فوسل فائلز کا ایگزاسٹ ہے، دھواں ہے گاڑیوں کا، اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، چونکہ بنیاد گلوبل وارمنگ کو کنٹرول کریں کہ ہمارے پاس یہ جو اوزون گیسیں ہیں، اگر یہ اوزون گیس اگر پورا فضا کے اوپر والی تہہ میں ہو تو یہ مفید ہے، چونکہ یہ سورج سے آنے والی جو مضر شعاعیں الٹرا وائلٹ ریز ان کو روکتا ہے،
लेकिन वो ओजोन सतह जमीन के साथ भी बन जाती है जो इंतहाई मुज़र है। हम उसको रोकें, उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मैथीन और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसें हैं जो हरारत को जज़ब करती हैं, ऊपर वापस खला तक जाने नहीं देती और फिर फिजा में। तो हम रिफाइन करें छोटे से छोटे लेवल पर अपना निज़ाम, खाने पीने का, रहने का, अपने जॉब करने का, जो भी, तो ग्रास रूट लेवल से हम कुछ शुरू करेंगे तो ही इसकी सार। लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, तो इसमें हम हर बंदा सोशल एक सिटीजन होने के नाते इसमें अपना अपना अमल दखल देगा तो बेहतर मिजाज है। बहुत शुक्रिया। क्लाइमेट पे बहुत बात होती है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारे असरात हमारी जिंदगी में पड़ रहे हैं, हमारे माहौल पे पड़ रहे हैं, चीज़ों पे बहुत सारे मईशत पे भी इफेक्ट हो रही है। इवन कि अगर हम देखें तो हमारी जिंदगी के हर शोबे में जो है ना मौसमी तब्दीलियाँ असरअंदाज हो रही है। इसमें बहुत ज़्यादा बात हो भी रही है और होती भी रहेगी आइंदा आने वाले दिनों में। अभी हमने सुना है कि क्लाइमेट के हवाले से हमारी मईशत पे और हमारी जो आम जिंदगी है जिससे हम गुजर बसर कर रहे हैं, बहुत बड़ा सफर कर रहे हैं, तो उसमें हम कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे हम थोड़ा अवॉइड करें तो हम चीजों से बच सकते हैं। पहली बात तो ये है कि जिस तरह आजकल स्मोक के हवाले से एक सिचुएशन बनी हुई है, तो उस हवाले से तो ये है कि हमें बाहर निकलने से परहेज़ करना चाहिए। बच्चों को इससे, क्योंकि ज़्यादातर आ रहा है कि बच्चे इससे ज़्यादा जो है वो सफ़र हो रहे हैं, और इसके बारे में भी यही कहा जाता है कि सुबह के टाइम अगर कोई काम हो तो वो कर लिया जाए, शाम के टाइम और दिन के वक्त जो है वो कम से कम बाहर निकला जाए, मास्क लगाया जाए, और अगर मोटर बाइक के ऊपर हों तो आप हेलमेट से जो है वो अपने आप को इस मुज़र असरात और मौसमियाती असरात से जो है वो अपने आप को महफूज रखें। बाकी जो मौसमियाती तब्दीलियां हैं उसमें हम तो मौसम के, बल्कि क्लाइमेट के रहम करम के ऊपर हैं, तो हम ऐसा तो इन द ब्रॉड सेंस इसको तो हम तब्दील कर ही नहीं सकते कि हम इनके मुज़र असरात से बच सकें। नहीं वो बात ठीक है, जिस तरह आपने बात की थी वो हमारे कंट्रोल में नहीं है क्लाइमेट, लेकिन हाँ कुछ जी। चीजें ऐसी हैं मतलब हम कुछ ऐसी आदतें अपना सकते हैं, जिस तरह कि हम अपनी गाड़ी को ठीक कर सकते हैं, इसके अलावा हम अपने घर में किचन गार्डनिंग कर सकते हैं, मतलब कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपके दिन में चीजें हाँ, वो ये है, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हम अगर इंडिविजुअल लेवल से नेशनल लेवल तक जाएं और हर आदमी अपनी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे, घरों के अंदर किचन गार्डनिंग और छोटी मोटी जो है कोई ग्रीनरी का जो है वो हो जाए। इसके अलावा अपनी गाड़ियां जो हैं वो जिस तरह आजकल आ रहा है कि चार्जिंग वाली गाड़ियां इस्तेमाल हो रही हैं, इसको हम इस्तेमाल कर लें, और फोसिल फ्यूल से जितना हम उससे परहेज करें तो उससे भी हमारा इन्वायरमेंट जो है वो महफूज हो सकता है। इसके अलावा अपने समटाइम गाड़ियां ऐसी होती हैं जो ज़्यादा धुआं छोड़ने वाली होती हैं, तो वो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां जो हैं वो भी माहौल को बहुत ज़्यादा ख़राब करती हैं। इसके अलावा समटाइम ये इंडस्ट्री के अंदर मसलन आजकल ये ईंटें बनाने वाले भट्ठे जो हैं ये काफ़ी धुआं छोड़ रहे हैं, तो इसके कुछ ऐसे ट्रीटमेंट प्लांट हों जिससे इनके धुआं की शिद्दत को जो है वो कम किया जा सके, ताकि ओवरऑल माहौल को जो है वो खराब न करे। लेकिन सर ये एक ऐसी चीजें हैं मतलब जिससे आप कह सकते हैं कि आम आदमी की दस्तरस में बात कर नहीं है, क्योंकि ये जाहिर है हमारी बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमारी गवर्नमेंट के साथ रिलेटेड होती हैं। जिस तरह अगर हम जंग में बात करें आमतौर पर ज्यादा आदमी 80% जो है हमारा ट्रांसपोर्ट जो है वो उसका एयर पोल्यूशन में बड़ा इंतजार अदा करती है, हमारी जितनी ट्रांसपोर्ट है वो तकरीबन 80% अदा कर रही होती है। तो क्या अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी कि जो जाती सवारी है जितना चाइना में किया गया कि जाती सवारियां आप ऑफिस टाइम में लेकर नहीं निकल सकते उस तरीके, तो इस किस्म का सिस्टम को आप कैसे देखते हैं? हम अगर ज़ाती सवार अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम इस्तेमाल कर लें और ज़ाती सवारियों से अगर हम परहेज़ कर लें और जितना हो सके इससे हम जो है वो बच सकते हैं। लाज़िम बात है जितना उसके अंदर फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल होगा, लाज़िम बात है वो भी जो है वो एनवायरनमेंट को ख़राब करने का बायस जो है वो बन सकता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं जी। थैंक यू। क्लाइमेटिक चेंज है उसका हमारी ज़राअत के ऊपर जो असर पड़ रहा है वो ये है कि हमारी जो फसलें हैं रूटीन के वक्त जब बारिशें नहीं होती तो उनकी एवरेज जो है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से किसान जो है वो बेचारा पहले ही ज़रिए अद्वियात के महंगे होने की वजह से, खादों के महंगे होने की वजह से और फसलों का रेट जो प्रॉपर नहीं मिल रहा उसकी वजह से पहले ही परेशान है। लेकिन जो क्लाइमेटिक चेंज का इफेक्ट है वो लामहल्ला किसान पे बहुत ज्यादा है
और फसलों की जो एवरेज है वो क्लाइमेटिक चेंज की वजह से फसलें लेट हो जाती हैं और उनकी एवरेज जो है पहले की निस्बत कम हो रही है। जो हमारी ज़राअत मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, उसके अंदर जो मेन किरदार है किसान का, उसको क्लाइमेटिक चेंज की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। और उम्मीद की जाती है कि अल्लाह करे ये बेहतरी की तरफ आए। और पंजाब के किसान के साथ जो है एक जो दूसरा जो हैंड हो जाता है वो ये है कि सिंध की फसलें पहले तैयार हो जाती हैं, सब्जियात और बाकी फसलें, तो वो लोग जो अच्छे रेट ले लेते हैं। जब पंजाब के किसानों की बारी आती है तो उस वक्त जो है फसल आम हो जाती है और किसान को उनका सही मुआवजा नहीं मिलता। अच्छा, ये तो पंजाब और सिंध की एक अलग चैप्टर है। अब जिस तरह हम देखते हैं कि हमारे पास जो फसलें लेट हो रही है ये पूरे पाकिस्तान में हो रही है, पर अगर हम सिंध में देखें या मुल्तान में देखें तो इस बार आम की फसल काफी ताखीर का शिकार है। तो आप ये समझते हैं क्या इसके लिए हमें नई तहकीक की जरूरत है, नए बीज की जरूरत है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हाँ, इसके लिए हमें बहुत अच्छा सवाल आपने किया, थैंक यू वेरी मच। कि हमारी जो है क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारी फसलों का जो शेड्यूल है, सर्दियां हमारी पहले से रूटीन में बढ़ गई है। मार्च तक हमारे पास सर्दी रही है, जो गंदम के ऊपर इसका बहुत बुरा असरात पड़ा है। अब गर्मी देखें कि जो ये नवंबर का महीना आ गया क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो अभी तक जो है गर्मी की शिद्दत जो वो कम नहीं हुई, जिसकी वजह से फसलों की काश्त जो है वो लेट हो गई है। और लेट होने की वजह से उनकी जो एवरेज है वो पहले की निस्बत कम है। और क्लाइमेटिक चेंज की वजह से अगर ये अल्लाह करे ये मौसम पे बेहतर इफेक्ट हो जाए तो हाइब्रिड बीज जो है वो जिस तरह हाइब्रिड बीज की तरफ हम जा रहे हैं, जदीद तहकीकात करके हमारी तरह पास जो जरी यूनिवर्सिटी है उनको तहकीक करके ऐसे बीज ले आने चाहिए कि अगर उसके अंदर हम थोड़ी सी जो सर्दियों वाले बीज हैं वो थोड़ी सी गर्मी के अंदर भी काश्त किए जाएं तो अच्छी पैदावार दे दें। तो जिस तरह ये हमारी जो हमारे इलाके के अंदर एक जो अस्टाबी की फसल है वो पहाड़ी इलाकों की है, उसको हमने मॉडिफाई करके मैदानी इलाकों के अंदर ले आए तो बहुत अच्छी पैदावार वो दे रहे हैं। इसी तरह अगर बाकी जरी अद्वियात पे भी जरी बीजों के ऊपर भी तहकीक की जाए तो ये लेट वैरायटीज को भी हम काबू कर सकते हैं। आपने सुना कि प्रोफेसर साहबान ने बड़ी तफसील के साथ बताया कि हमारी जमीन कितनी कमजोर हो चुकी है मौसमाती तब्दीलियों के हवाले से, और इसके हमारे फी एकड़ पैदावार पे क्या असर पड़ रहे हैं, और जो वहाँ से सब्जियां या गंदम या जो भी अजनास उगाई जा रही हैं उनकी हमारी सेहत पे क्या असर पड़ रहे हैं। तो इस हवाले से भी हमें काम करने की ज़रूरत है। और सबसे अहम चीज़ कि हमें खुद भी आगाही हासिल करने की ज़रूरत है और ज़्यादा से ज़्यादा इस पर बात करने की ज़रूरत है। मुझे अकमल मलिक को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला अगले किसी प्रोग्राम में आपके पास दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह।